अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब तब्दीली का इस्तारा बन चुके हैं। इतनी तब्दीलियाँ कभी पंजाब में नहीं आई जितनी उनके दौरे हुकूमत में आ चुकी हैं। ये तब्दीलियाँ आवाम की ज़िंदगी से नहीं जुड़ी हुई, बल्कि ये ब्यूरोक्रेसी, तकर्रुर तबादले और उखाड़ पिछाड़ कैबिनेट चेंजेस इनसे जुड़ी हुई हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हर महीने ही कोई ना कोई तब्दीली आ रही होती है। और अब समझने वाले ये समझने से कासिर हैं कि आखिर उस्मान बुज़दार साहब को ब्यूरोक्रेसी और ये लोग पसंद नहीं आ रहे या इन लोगों को उस्मान बुज़दार साहब पसंद नहीं आ रहे। खराबी कहाँ है? गुड गवर्नेंस का जो वादा था, क्या वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी और इन तब्दीलियों के साथ जुड़ा हुआ है? क्या ये लोग इनके मातहत काम करने के लिए तैयार अभी तक नहीं हुए, जबकि अब तो हुकूमत का इख्तिताम भी होने वाला है? आखिर ये सिलसिला कहाँ जाके और कब जाकर रुकेगा? इसके हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। अगर थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूं, तो जो हालिया तब्दीलियां पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में हुई वो अगस्त को हुई थी और हुकूमत ने 2 कमिश्नर्स, 6 सेक्रेटरीज, 12 डेप्यूटी कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले किए। 3 सालों में 4 चीफ सेक्रेटरी और 6 IG पंजाब तब्दील किए गए। 5 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, 4 सेक्रेटरी दाखिला, 3 सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन तब्दील किए गए। 8 सेक्रेटरी आबपाशी, 6 सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन तब्दील किए गए। मुख्तलिफ अजला में भी तब्दीलियाँ की गईं। लाहौर में कैप्टन रिटायर्ड उस्मान 6ठे कमिश्नर हैं अब तक के उनके टेन्योर में। मार्च 2021 तक गुजरावाला में 7 कमिश्नर तब्दील हो चुके हैं। तोबा टेक सिंह मियांवाली फैसलाबाद डिवीज़न में 3 डिप्टी कमिश्नर तब्दील हुए। सियालकोट में 6 डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो तब्दील हो चुके हैं अब तक के दौरे हुकूमत में। और अगर हम बात करें बहावलपुर की, तो यहाँ पर 3 कमिश्नर और 3 डिप्टी कमिश्नर अब तक तब्दील हो चुके हैं बहावलपुर में। तो ये जनाब सूरत हाल रही है तकर्रुर तबादले और तब्दीलियों की, जहाँ पर हर लेवल पर ही हम देख रहे हैं कि चेंजेस किए गए हैं और ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं है। अभी दोबारा से चेंजेस की खबरें जो हैं वो सरगर्म हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से जब इस बारे में सवाल किया जाता है, जो कि वो खुद पंजाब के मामलात को बराह रास्त बड़े क्लोजली देख रहे हैं कि क्यों बार बार ये तब्दीलियाँ की जा रही हैं ब्यूरोक्रेसी में, तो वो कहते हैं कि वो चेंजेस करते रहेंगे, वो इसे बिल्कुल भी माइंड नहीं करते। जबकि दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असेंबली से जब हालिया इंटरव्यू में ये बात पूछी गई कि आखिर क्या वजह है ब्यूरोक्रेसी में बार बार तब्दीलियों की, किस तरह से चलना चाहिए, तो उनका क्या जवाब था वो भी देख लीजिए। उन्होंने जो टीम अब बनाई है ना, ये टीम बहुत अच्छी है। नहीं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनका नया है। अच्छा, ये बहुत अच्छा है, इस हवाले से अच्छा है कि ये मेरा भी ट्रेंड है। तो अब तो उनकी जमानत जो है वो स्पीकर साहब ने भी दे दी, इसके बावजूद भी चेंजेस नज़र आ रही हैं। आखिर ये चेंजेस कब तक क्यों होंगी, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले इमरान साहब की तरफ जाते हुए, इमरान साहब, अब सारा किस्सा कहानी तो सामने आपके रखा कि ये तब्दीलियाँ आज की बात तो नहीं है, कंटिन्यूसली हैं। आप इस पर किसको मोरद इल्ज़ाम ठहराएंगे और क्या ये मोरद इल्ज़ाम ठहराने वाली बात है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, बात ये है कि वो कहते हैं कि शायद वज़ीर आला पंजाब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस, शायद उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में उतने सूट तब्दील ना किए हों जितने वो ब्यूरोक्रेट्स को तब्दील कर चुके हैं। लेकिन आपको बड़ी हैरत होगी कि मैं इस सारे मामले में सिर्फ और सिर्फ वसीम अकरम प्लस को जिम्मेदार नहीं समझता। आपको ये समझना पड़ेगा कि पंजाब में इतनी तब्दीलियों की वजह क्या है। सिर्फ एक वजह नहीं है। देखें, एक जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह वो ये कि पंजाब को इस्लामाबाद से बैठ के जब चलाने की कोशिश की गई तो बहुत सारी तब्दीलियां वहाँ से वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से हुई। उस पर आप अब अगर मोरल इल्ज़ाम उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ठहराएं या किसी को भी, लेकिन वहाँ से इस्लामाबाद भी इसका ज़िम्मेदार है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ एक चीफ मिनिस्टर नहीं रहा। पंजाब में अमलन मुख्तलिफ लोग थे जो मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के CM के तौर पे अपने मामला चलाते रहे, असर-ओ-रसूख इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे उस्मान बुज़दार साहब एक तरफ थे, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब कुछ लोगों की तैनाती अपनी तरफ से करवा रहे थे। स्पीकर पंजाब असम्बली जनाब परवेज़ लाई साहब, जैसे अभी आपने इंटरव्यू में भी उनकी बात सुनी कि उन्होंने कहा इसलिए भी अच्छा है कि मेरा भी ट्रेन है। वो
कहते हैं कि 4 अजला ऐसे हैं जहाँ पे उनकी मर्जी के बगैर लोग नहीं लग सकते, गुजरात, मंडी, बाउद्दीन, बावलपुर वगैरह। अच्छा, अब तीसरी बात जो इससे भी अहम, जहांगीर तरीन साहब, इस लड़ाई से पहले जो इख्तलाफ हुए उससे पहले पंजाब में अमलन जहांगीर तरीन साहब को तमाम ब्यूरोक्रेट भी रिपोर्ट करते थे और वुज़रा भी उनके पास जाके हाजिरियाँ लगाते थे और उनको रिपोर्ट करते थे। तो यानी सिर्फ ये कहना कि सिर्फ उस्मान बुज़दार साहब इस सारे काम के जिम्मेदार हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती यानी सूबे में एक से ज्यादा पावरफुल लोग होना, हाँ, ये इसकी बुनियादी वजह थी। हर कोई अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी बात ये कि अब क्योंकि उस्मान बुज़दार साहब ये समझते हैं कि उन्होंने सब जो उनके मुखालिफ थे या जितने लोग थे जो पावर अपने अपने पावर हाउसेस बना के बैठे थे, शायद उन्होंने उन सब को काबू कर लिया है, उन सब पे, हाँ जी, उन सब पे उन्होंने अपनी मात उन सब को दे दी है। लिहाजा अब वो ये चाहते हैं कि इन सब के बाद अब अगले 2 साल जो हैं वो ऐसे लोग यहाँ पे लगें जो वो ये कह सकेंगे जी मेरे ही वो चॉइस है और जब जवाब मैंने देना है तो फिर मैं क्यों ना दूं। अच्छा। हमारे वाकफान हाल के मुताबिक जो जवाद रफ़ीक साहब हैं चीफ सेक्रेटरी और जो इनाम गनी साहब आईजी पंजाब, ये सब ये कहा जाता है कि ये दोनों प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जो हैं आज़म खान साहब, उनकी चॉइस थे और ख़ास तौर पे उनकी तरफ से ये कहा गया था कि आप इनको लगाएं तो ये अच्छा कहेंगे और उन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर को आमादा किया और फिर ये मामला हुआ। अब ये जब अगर आप इस सारे सिनेरियो को देखें, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी। यानी अब उन्होंने अपनी जंग खुद लड़ने का फैसला कर लिया। और मैं समझता हूं अपने खिलाड़ियों के साथ। मैं समझता हूं कि अगर उस्मान बुज़दार ने शुरू में ये फैसला कर लिया होता तो ज्यादा बेहतर और शुरू में इतनी कमजोरी ना दिखाई होती तो शायद आज हालात कुछ बेहतर होते। लेकिन अब तक के जो मामलात हैं उसमें ये सारी पोजीशन है जो मैंने आपको एक तरह बिल्कुल ठीक बता दी। अब जरा मैं हिलाली साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लो। हिलाली साहब, हक तो है, राइट है उनका कि वो चेंजेस करें, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको डिफेंड किया अपने राइट को, लेकिन बार बार की चेंजेस से तो कोई सेट ही नहीं हो सकता, तो वो बेचारा परफॉर्म कैसे करेगा? कुछ लोग तो बिल्कुल चंद दिनों के बाद चेंज हो गए, तो वो क्या परफॉर्म करते? आपको नहीं लगता कि कोई क्राइटेरिया ही फिक्स नहीं किया गया था कि किसी को लाने का क्या क्राइटेरिया है और किसी को निकालने का क्या क्राइटेरिया है? आपको प्राइम मिनिस्टर ने बता दिया है कि उसका क्या क्राइटेरिया है। वो कह रहा है कि जैसे क्रिकेट में जब आप किसी को मिड ऑफ पे रखते हैं और फिर आप देखते हैं कि वो गेंद ठीक से नहीं उठा रहा है तो आप उसको लॉन्ग लेग पे बता देते हैं, फिर आप किसी को सीधी मिड ऑफ पे रखते हैं, आप समझते हैं कि वो कैचिंग अच्छा नहीं करेगा तो उसको पीछे भर देते हैं। कहने की बात यह है कि आप मेहरबानी से ये सवाल का जवाब दें कि ये जो लोग और पोस्टिंग्स हुए थे इन्होंने क्या ठीक किया, इतना क्या अच्छा काम किया कि इनको निकालना गलत था, या इतना बुरा काम किया इन्होंने कि इनको सर्विस में नहीं होना था। भाई आई डोंट अंडरस्टैंड। उस जैसे वो कहता है कि मैं टीम को अपने टीम को मैं सिलेक्ट करता हूं और मैं उनको पोस्ट करता हूं। ये दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये तो उन्होंने कहा है, मैं कह रहा हूं वो जो भी वो कहे, प्राइम मिनिस्टर है, ही सेज कि मैं जिसको मर्जी रखूं इसलिए कि ये मेरा हक है, जैसे आपने कहा। मैं दूसरी बात, भाई जहांगीर तरीन के चॉइसेस होते थे, उसके बाद बुज़दार के होते थे, फिर प्राइम मिनिस्टर का इनपुट होता था, फिर साथ साथ परवेज इलाही का इनपुट होता था। जब आप एक कोalition गवर्नमेंट में हैं, मैं तो आपको कह सकता हूं कि परवेज इलाही कहता है कि भाई आप चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहे हैं तो मुझे आईजी अपॉइंट करने दें, अगर आप आईजी अपॉइंट कर रहे हैं मुझे चीफ सेक्रेटरी करने दें, आखिर मेरे बगैर तो आप पंजाब में पावर में हो नहीं सकते हैं, तो गिव मी माई ड्यू राइट। देखिए कोalition गवर्नमेंट चलाना बड़ा मुश्किल है, करना पड़ता है। तीसरी बात ये है कि इनको तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में दे हैव हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट, एक दिन पावर में नहीं रहे हैं। वो तो शरीफ्स जो हैं उनका तो अपना टोली था, वो तो 20-20 साल से इनको पालते थे, वो पब्लिक सर्वेंट्स नहीं थे जिनको वो अपॉइंट करते थे, वो प्राइवेट सर्वेंट्स बन गए थे। उनको शायद पे भी कुछ अलग मिलता था, कोई डायरेक्टरशिप और ये वो करके तनख्वाह भी उनको ज्यादा मिलता था, वो सब छोड़ें। कहने की बात सिर्फ ये है कि इन लोग ट्रायल एंड एरर
आप समझते हैं कि आने के साथ यू शुड हिट द ग्राउंड रनिंग विद ब्रिलियंट चॉइसेस, ग्रेट सिलेक्शंस, जब आप एक दिन भी नहीं रहे हैं पावर में? नो, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट द वे टू डू इट। वो होता नहीं है ऐसे, वो एक ड्रीम वर्ल्ड में होता है। हाँ, अगर इन्होंने ऐसे आदमी को नुकसान उन्होंने जो किया है बहुत ज्यादा, तो देन दे आर टू ब्लेम। हिलाली साहब, ट्रायल एंड एरर तो ठीक है, एक सेकंड, एक मेरे ज़हन में क्वेश्चन है कि हिलाली साहब, ट्रायल एंड एरर आपकी बात ठीक है कि चलें आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपॉइंट करके देखते हैं, मौका देते हैं कि कोई परफॉर्म करे, लेकिन एक रिपोर्ट भी तो होती है ना जो हर एजेंसियों से, और एक महकमा जाती रिपोर्ट भी होती है कि कोई अफसर कैसा परफॉर्म करता रहा है, उसका क्या तरीकाकार रहा है। उसमें हमने देखा कि जब लाहौर, आप मुझे पूछ रही हैं जो 40 साल सर्विस में रह चुका हूं, जो हर आदमी का ACR, माने कि सैकड़ों ACR लिखा हूं और सैकड़ों ACR पढ़ा हूं। एग्जैक्टली, मेरा अपने बारे में भी लोगों, हाँ, अपने बारे में भी लोगों का असेसमेंट पढ़ा हूं। क्या आप समझते हैं ये मुनासिब पोस्टिंग है कि एक आदमी को प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और सिक्योरिटी ले जाके आप उसको नाइजीरिया फेंके, इसलिए कि वो सच बोलता है या इसलिए कि नवाज शरीफ के बंदों को वो आंख में आंख मिला के बात करता है? तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप लोग ऐसे बात करते हैं जैसे ये हमारी असेसमेंट जो है सर्विस में ये मुनासिब है, ठीक है, अच्छी है। बिल्कुल गलत है, कंप्लीटली बायस, नेपोटिस्ट। आई एम विटनेस, आई एम बोथ अ विक्टिम। अच्छा। और लोग कहते हैं इसलिए कि बीबी ने मुझे बड़ा अच्छा रिपोर्ट दिया, देयरफॉर इसको ये है। देखिए, खुदा के लिए ये सब भूल जाएं, दिस इज अ यूजलेस सिस्टम। ये कोई ACR जो होता है, मुझे एक आदमी ने आके जो बाद में एम्बेसडर बना, मुझे कहता है सर आपने जो मुझे रिपोर्ट दिया तो उससे थोड़ा सा बेहतर होता था, हो सकता था। मैंने कहा उससे बहुत बदतर भी हो सकता था। ठीक है, मगर तुम्हारा कोई हक ही नहीं था एक ऐसा रिपोर्ट लेने के लिए। आई एम सॉरी, वी आर ऑल गिल्टी। बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं दोबारा भी आती हूँ हिलाली साहब, लेट मी टेक। हिलाली साहब, जो आपने कहा, क्योंकि आप माशाल्लाह खुद इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और आपके साथ आप विक्टिमाइज भी हुए और आप के बकौल आपसे ज्यादती भी हुई, बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं। तो मुझे ये बताएं कि ब्यूरोक्रेसी जो है, आप ना तो बेनज़ीर के ज़ाती मुलाजिम थे ना नवाज शरीफ के, उसी तरह जो ब्यूरोक्रेसी है वो ना पीपल्स पार्टी की, ना मुस्लिम लीग की और ना PTI की, किसी की ज़ाती मुलाजिम तो नहीं है। वो रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं और उन्होंने उसे ओबे करना है। हुकूमत का काम ये होता है कि उसने काम किस तरह से लेना है। अब मुझे ये बताएं कि अगर किसी महकमे में 10 मरतबा सेक्रेटरी तब्दील कर दिया हो, तो क्या आप समझते हैं कि किसी सेक्रेटरी की या किसी कमिश्नर की या किसी DC की ये अहलियत जांचने के लिए उसे मौका मिलना चाहिए, या एक दफ़ा लगाया और साथ ही ओहो गलती हो गई है तो बंदा ही ठीक नहीं है, बदल दे उसको? ये भी तो जब हुकूमत 5 साल लेती है तो फिर ब्यूरोक्रेसी को भी तो टाइम देना, एक सेकंड, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि आया ये परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं। दूसरी बात ये जो सबसे तो आपके पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, आप नहीं माफ करिए, आपने, मैं समझ गया आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आपके पॉलिटिशियंस ऐसे हैं, इनमें कोई ऑनर नहीं है, आधे तो जेल से होना चाहिए इनको। ये आप समझते हैं इन लोग जो असेसमेंट करते हैं और किस बेसिस पे लोगों को रखते हैं, प्रमोट करते हैं और पोस्ट करते हैं, आप समझते हैं सही है? अच्छा हिलाली साहब, मैं कल ही बता रहा था कि कैसे पोस्टिंग्स और प्रमोशंस हो रहे हैं सिंध में। हिलाली साहब, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, बहुत माजरत चाहता हूँ, बहुत से गैरत लोग भी हैं जो बहुत गैरत वाले हैं, शायद मुझसे और आपसे ज्यादा गैरतमंद हो। ये कह देना कि सब उस तरह से, अरे यार आप तो हर वक्त एक चीज को लेके आप समझते हैं, एक चीज को नहीं हिलाली साहब, जब आप गलत, मैं कहता हूं बहुत ज्यादा है सर्विस में, खास तौर पॉलिटिशियन जो जेल में होना चाहिए, जो नहीं है जेल में, जो पार्लियामेंट में है 40% उनमें से जेल बर्ड्स होने चाहिए। चले थोड़ा सा मुनासिब लफ्ज इस्तेमाल कर लेना। हिलाली साहब, गुजारिश ये आपकी जाती राय है ना, लेकिन हमें किसी के बारे में कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हुए कम से कम सोचना चाहिए कि हम कोई अगर नहीं, क्यों सोचूं? मेरे पास जो लफ्ज हैं, जो दिमाग में लफ्ज आते हैं, गलत है।
झूठे, अच्छा चोर। चले, ये अच्छा गलत अब है। इस बात पे छोड़िए ना, बात इसलिए आर्गुमेंट पे आ जाए। आप लोगों ने पकड़ा नहीं है चोर किसी को, तो समझते हैं कोई चोर इलाही नहीं साहब होगा। आर्गुमेंट अपना दे भरे देना। हुए आप बेसिकली चोर। ये कह रहे हैं, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने मफाद की खातिर जो है वो अपॉइंटमेंट्स करते हैं, वो कौन सा कोई मेरिट की बुनियाद पर करते हैं, जो हिलाली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है। हिलाली साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, ठीक होगा, लेकिन ये नहीं है कि जो हिलाली साहब कहते हैं वो कोई आसमानी हिलाली सिफा साहब को नहीं छोड़ हो देना, जाता। आप मेरी अपना गुजारिश उस सुनो। पे देना। गुजारिश ये है कि हमें बतौर जर्नलिस्ट या एनालिस्ट ये हक नहीं कि हम यहाँ बैठ के जज बन के किसी के बारे में कोई इस तरह की राय फैसला सुनाए। एनालिस्ट अपना हाँ जी। व्यूज देता है यार, व्यूज, जजमेंट बिल्कुल। कौन देता है? हम सर, असेसमेंट व्यूज, करते हैं। व्यूज। चलिए हम इस चीज से assess निकल आए करते ना, हैं छोड़े ना आदमी को। इमरान हम साहब। कहते हैं चोर आप है। मुझे ये हिलाली, बताएं ना हाँ। कि जब हम ये बात कर रहे हैं, उमर शेख साहब जब पुलिस चीफ लगाए गए थे, तो उस पे तो आईबी की रिपोर्ट पहले से ही एक नेगेटिव रिपोर्ट भी थी और ये बातें बड़ी मीडिया पे खुल के आ एक चुकी भी रिपोर्ट थी। नहीं, उनके कई, बारे हाँ। में कई रिपोर्ट्स थी, वो कई चीजों में, कई इंक्वायरियों में गिल्टी हो चुके थे। और उसके बाद लेकिन उस आते ही वक्त- एक controversy भी लेकिन बनी आपको उनकी। याद होगा कि उस वक्त हमारे मोहतरम वजीर आजम जनाब defend किया इमरान खान साहब ने उनकी बड़ी तारीफ की थी, ठीक है। बल्कि हमारे ही चैनल के इंटरव्यू जो इमरान खान साहब ने किया था क्लैश के लिए, उसमें उन्होंने उनकी तारीफें की। उन्होंने कहा कि ये तो कब्जा ग्रुप के खिलाफ मैंने लगाया और उसने बड़ी कार्रवाइयां की, और उस बाद में आपको पता ही है उन्हें भी चेंज कर दिया गया। तो मैं ये मेरा पॉइंट यही है सिर्फ कि मैं तो ये कहता ही नहीं कि तमाम सियासतदान या तमाम ब्यूरोक्रेट बड़े अप टू राइट है। भाई ठीक है। इसमें भी करप्ट लोग हर भी तरह होंगे, के लोग बुरा हर भी- हाँ जी। फील्ड में होते हैं। लेकिन जब आप इस तरह के फैसले करेंगे और इस तरह से आप शफलिंग करते रहेंगे, फिर आप अच्छा। रिजल्ट नहीं सुन लें। एक आखिरी बात, मुझे ये बताएं कि अगर एक ब्यूरोक्रेट को आप कहीं लगाते हैं और उससे ये डर हो कि पता नहीं मुझे अभी 10 दिन बाद इन्होंने तब्दील कर देना है, तो वो क्या परफॉर्म करेगा? वो तो सिफारिशें ढूंढता रहेगा कि मैं अपने कुर्सी पक्की करता रहूं, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। आप उसे मौका तो दें, उसे कॉन्फिडेंस तो तो दें, हो, उसे ये तो इत्मीनान किसका दें। कसूर है? ये किस ये तो बात ऐसे ही है बिल्कुल जैसे सही हम कह रहे हैं आप। क्रिकेटिंग को उसमें भी ये बात करते हैं कि जब प्लेयर को ये लगता है कि अगले मैच पता नहीं मैं खेलूंगा नहीं, वो अंडर प्रेशर होता हाँ है। जी। लेकिन हिलाली साहब अब देखिए ना, आपने ब्यूरोक्रेट को तो आपने बताया कि जी उनके भी जो रिपोर्ट्स हैं वो ठीक नहीं है, उनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी मेरिट की बुनियाद पर नहीं होती, लेकिन कैबिनेट में जो इनके लोग हैं वो तो इनके अपने हैं ना, तो वो तो उसमें भी बार बार रीशफलिंग हो रही है, बार बार किसी एक को हटा के दूसरे में बार बार उनको भी एडजस्ट नहीं करने दिया जा रहा। उनकी तो कोई रिपोर्ट भी नहीं उनके पास है ना, वो तो खुद उनके दोस्त हैं, साथी हैं। देखिए, अब ये इस गवर्नमेंट के बारे में मैंने बहुत चीज़ें सुना है, मगर एक चीज़ तो मैंने नहीं सुना है कि कैबिनेट के लोग कोई ख़ास कॉम्पिटेंट हैं। मैं ये नहीं सुना हूं कि चोर हैं ज़्यादातर, मगर ये मैं नहीं सुना हूं कि काबिल हैं। तो अगर एक हम सुनते ही नहीं है काबिल है, हम देख रहे हैं कि कोई ख़ास काबिलियत नहीं है, तो अगर वो चेंज करता रहा है फिर भी उसको गालियां मिलते हैं। अगर वो ना चेंज करता रहा है, कहते हैं ना नए काबिल लोगों को रखा हुआ है, चेंज नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं सिर्फ करता। डिपार्टमेंट चेंज कर देते हैं ना हिलाली साहब, नए लोग थोड़ी ना आते हैं। किसी को हटा के इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डाल दिया, भाई फिर ठीक वापस है, तो दोबारा अगर उसमें डाल दिया। या फाइन कोई आदमी के कोई डिपार्टमेंट सूट नहीं करता है, मिसाल के तौर पे इंटीरियर के लिए कोई एक दूसरा किस्म का आदमी चाहिए निस्बतन एग्रीकल्चर के लिए, मगर फॉर गॉड सेक कहने की बात यह है ये सब एक हैं। ये डिस्टिंग्विश करना कि ये गवर्नमेंट और ये पॉलिटिशियंस का जो टोला है ये खास इतना बुरा है इसलिए कि ये जो सिविल सर्वेंट्स को बदलते रहते हैं, तो उसका जवाब ये है, नंबर 1 ये इनएक्सपीरियंस है, नंबर 2 ये जानते नहीं है सिविल सर्विसेज को, नंबर 3 रिपोर्टिंग सिस्टम इधर का ठीक नहीं है, गलत है। और अगर आप समझते हैं कि वो जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आती है वो सही है, वो भी बकवास ज्यादातर होती हैं। हमने देखा हुआ है, ये सब हमने एक्सपीरियंस किया है, हमने सफर भी किया है। तो कहने की बात यह है कि जब मैं ऐसी चीज कहता हूं, मैं ये तो नहीं कहता हूं खामखा, मैं कहता हूं दिस हैपेंस, इट ऑलवेज हैपेंस। ठीक है, लेकिन क्या ये 140 प्लॉट्स था, 148 प्लॉट एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास था, उसको चेंज ही नहीं हुआ वो 4 साल में, कुछ नहीं हुआ। लेट मी प्रोसीड ना हिलाली साहब, लेकिन इमरान साहब फिर इसमें तो फिर सवाल तो फिर सिलेक्टर पे भी आता है ना, जो सिलेक्ट कर रहा है टीम, जो टीम पे क्वेश्चंस आप करते हैं। मैं ये कहने लगा था, हिलाली साहब ने अब ये जो चारों बातें की हैं, मैं इससे मुत्तफिक हूँ। ये सारी बातें ठीक है कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है,
मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और साहब और उनकी टीम की बात कर रहा हूँ। ये इनएक्सपीरियंस्ड है, ये ब्यूरोक्रेसी को नहीं जानते, इन्हें सिस्टम चलाना नहीं आता। लेकिन मुझे बताएं कि अब 3 साल हो गए हैं, 3 साल से ज़्यादा हो गया ना इन्हें हुकूमत में, तो क्या इन्हें अगले 30 साल चाहिए ये निज़ाम समझने के लिए? हुकूमत में जब आना है आपने आप तो कहते थे कि हमने होमवर्क किया हुआ है, हमारे पास तैयारी है, हमारे पास एक्सपर्ट्स 200 एक्सपर्ट्स की एक टीम है। तो गुजारिश ये है कि फिर ये अगर आप देखें तो ये जिम्मेदारी तो हुकूमत पे ही आएगी ना, कि हुकूमत अगर ये मामलात उस तरह से नहीं चला पा रही तो हम तो यहाँ और शुरू के हिस्से में तो सब मार्जिन दे भी देते हैं कि चलें भाई आप आए, आपने प्रैक्टिकली चीजें की, मार्जिन देना भी चाहिए, मार्जिन जरूर देना चाहिए। इमरान खान साहब की नीयत पे हम शक नहीं करते, वजीर आजम इमरान खान साहब की नीयत बड़ी अच्छी होगी, वो वाकई मुल्क को अच्छे तरह से चलाना चाहते हैं, वो वाकई करप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे सवाल हर बच्चा ये पूछेगा कि सर हमने आपसे पूछा कि महंगाई हो गई, आपने कहा मैंने फलां को पकड़ लिया। सर हमने आपसे ये पूछा कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब हो गई, आपने कहा हमने फलां को पकड़ लिया। सर हमने पूछा कि आपने इतनी पोस्टिंग ट्रांसफर की, आपने कहा फलां को पकड़ लिया। जब आप हर सवाल के जवाब में ये कहते हैं कि फलां को पकड़ लिया, तो खुदा का वास्ता ये भी बता दें कि जिनको पकड़ा उनसे कुछ लूट दौलत वापस बरामद भी की या नहीं की? नहीं, जो पकड़े हुए थे वो भी तो सारे छूटे ही पड़े। अरे कमाल है जी, ये कमाल है। ये भी इमरान खान के ऊपर है कि जिसको पकड़ा आपने लूट नहीं निकाला। ये वाह, ये जस्टिस सिस्टम इसमें नहीं आता है, जुडिशल सिस्टम नहीं आता है। 2 बड़े डायनास्टिक फैमिलीज इस मुल्क में 40-30 साल से हुक्मरान हो रहे हैं, उनका जो पर्सनल फॉर्चून है किधर से किधर पहुंच गया है। एक आदमी पकड़ा नहीं गया है, एक केस उनके खिलाफ नहीं हुआ है, और वो इसलिए नहीं हुआ है कि वो ईमानदार थे। नहीं, क्या बात कर रहे हैं भाई? नहीं, वो इसलिए नहीं हुआ कि सब चोर हैं, मिले हुए हैं। अच्छा हिलाली साहब गुजारिश ये, वो आपकी बात मान लें, अगर वो चोर हैं तो सजा मिलनी है। मान लिया सिस्टम ठीक नहीं है, मान लिया सिस्टम ठीक नहीं है, फिर आप सिस्टम ठीक कर दें। सिस्टम मैंने तो नहीं ठीक करना। अब ये हमारी बहस जो है वो फिर बहुत लंबी भी हो जाएगी, लेकिन अगेन वही बात है कि गुजारिश ये है कि सिस्टम हुकूमत नहीं ठीक करना होता है ना। कोalition गवर्नमेंट से सिस्टम फिक्स नहीं हो सकता। जब कोalition पार्टनर खुद उसमें मुलव्वस है, कभी सिस्टम फिट नहीं हो सकता। देख ले आप, 1971 से ये चल रहा है, क्या हुआ है मुझे बताए तो सही, हमने क्या हासिल किया है सिस्टम से? ठीक हो गया, अब इस पे हम अलग से किसी दिन डिबेट रख लेंगे। लाली साहब मुझे ब्रेक लेनी है, और बहरहाल जनाब तब्दीलियां काफ़ी ज़्यादा करके देख ली, लेकिन असल मसला वही है कि गुड गवर्नेंस जो है, जिसकी कोई मिसाली गवर्नेंस होती, उसकी मिसाल दी जा सकती, वो चीज़ हमें अभी तक नज़र नहीं आई है। लेकिन देखना ये कि आने वाले दिनों में क्या मज़ीद तब्दीलियाँ हो सकती हैं और क्या उनसे फिर वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं, इसके लिए तो हमें इंतज़ार ही करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं तो अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, कुछ वहाँ पर जो मुलाकातें हुई हैं DGISI की, जिसके बाद एक तूफ़ान भी बरपा है, उसके हवाले से भी, और देखेंगे कि अमेरिका अब क्या सोच रहा है अफगानिस्तान को लेकर के तालिबान की गवर्नमेंट के साथ। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी का मरहला जो है वो मरहलावार आगे बढ़ रहा है, और DGISI चूँकि वहाँ पर मौजूद रहे, उनकी तालिबान क़यादत से अहम मुलाकातें हुई हैं, जिसमें जामे हुकूमत साजी के हवाले से तबादला ख्याल भी किया जा रहा है। और इस बात को लेकर के हम देख रहे हैं कि कुछ ममालिक को बहुत ज़्यादा पेट में मरोड़ भी उठ रहे हैं कि आखिर वहाँ पर क्यों इस तरह से इनकी मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान का एक अहम किरदार है सारे पीस प्रोसेस में, और उसके साथ साथ ये भी कि ज़ाहिरी सी बात है जो हमारे अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको लेकर के भी हमारी टॉक्स वहाँ पर ज़रूरी हैं। तो हर लिहाज से ही बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये सारा मामला। और इसके साथ साथ अगर अमेरिका की बात की जाए तो वहाँ पर भी सारी सूरत हाल के ऊपर कुछ तशवीश ज़रूर पाई जाती है कि किस तरह से आगे मामलात बढ़ेंगे। जो बाइडन भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जद में हैं, क्योंकि उनके अपने जो लोग हैं वो भी उन पर तनकीद करें कि इनखला तो होना ही था, लेकिन जिस तरीके से ये इनखला किया गया है वो उसने अमरीका को यकीनी तौर पर सुबकी का सामना करना पड़ा है। एम्बेरसिंग सिचुएशन है अमरीका के लिए भी, और आगे के हालात भी उसकी वजह से कुछ गैर यकीनी की कैफियत
कैफियत में हैं। लेकिन क्या आगे अमेरिका जो है वो जो बाइडन हुकूमत जो है तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ करेगी, क्या उनके साथ चलेगी, क्या उनकी मदद करेगी या नहीं, और बाकी जो दुनिया है वो कैसे तालिबान की मदद करेगी ताकि अफगानिस्तान एक नॉर्मलाइज सिचुएशन में आ सके, इसके हवाले से खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करेंगे। आप सबको खुशामदीद। और हिलाल साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए, हिलाल साहब सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि जो सिचुएशन है, सब लोग उनकी मदद कर रहे हैं, तालिबान की कोशिश कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के किसी ना किसी तरह से सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल रहे, कोई खाना जंगी ना हो, कोई इस तरह का मसला ना हो। लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद भी करने का मौका मिला है कि जी क्यों DGISI वहाँ पर गए, और बड़ी तनकीद भी हुई। आप सारी सिचुएशन में क्या कहेंगे, क्या हेल्प नहीं करना चाहिए अफगानिस्तान को? समीना, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और मैं समझता हूँ हमें बिल्कुल हेल्प करना चाहिए, हमारा फ़र्ज़ है, और अगर हमने नहीं किया इस वक्त तो गुनाह होगा। मैं आपको 2-4 चीज़ें जल्दी से बता दूँ। 90% अफ़गान बकौल गनी के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। कैन यू इमेजिन? कोई और मुल्क है 90% पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, 40-50% मरने का इम्कान है बच्चे। गवर्नमेंट जो है, अब आप मुझे बताएं, हम जब अभी हम पाकिस्तान को ऐसे मौके पे अब ये गए हुए हैं, क्या करना चाहिए, ये क्या मैसेज इनको वापस लाना चाहिए? पहला मैसेज ये है समीना कि जाएं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को कहें कि आप पढ़ें डॉक्यूमेंट्स, उसमें एक स्पेशल कैटेगरी है स्टेट्स का, उसका लिखा है स्टेट इन ट्रांजिशन। आपको पता होगा जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया तो ये जो यूरोपियन ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स थे, ये कुछ नहीं, इनके पास कुछ नहीं था। तो क्या हुआ, उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी बनाया ऑफ स्टेट्स, और उन स्टेट्स को IMF और वर्ल्ड बैंक के लोग जाके उनको मदद किया, अपने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अपने बैंक्स, अपने टैक्स सिस्टम, ये सब चीजें सेटअप करने के लिए। उसके लिए उन्होंने लोग भेजा, उसके लिए उन्होंने इमदाद दिया। तो मैं समझता हूं यह कि हमें जल्द से जल्द कहना चाहिए कि कम से कम खुदा के लिए इन लोगों को ऐसा मदद मिले, एक्सपर्ट्स आएं और बताएं। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि पैसे इनकी ज़रूरत है, मगर पैसे अमेरिका नहीं देना चाहता डायरेक्टली। वो कहता है नहीं, हम डायरेक्टली नहीं देंगे। अच्छा भाई, मत दो डायरेक्टली अमेरिका को। वो जो NGOs हों जो काम करते थे उनको वापस भेजो, उनको कहो काम फिर शुरू करें, लाइक मेडिसिन सॉन्स फ्रंटियर, जापानीज जो इरिगेशन पे कर रहे थे, और बहुत सारे लोग हैं। उनको पैसे दो और कहें जाएं काम करें, रेफ्यूजीज के लिए काम कर रहे हैं, फूड असिस्टेंस के लिए काम करें, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को सेटअप करें। ये जापान जो था उधर इरिगेशन सिस्टम का इंचार्ज था, वो करें। पाकिस्तान को कहें खाना दो, मेडिसिन दो, अगर आप भेज सकते हैं। 2 कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान को लीडिंग रोल लेना चाहिए, नहीं कि हमारे पास पैसे हैं, बट लीडिंग रोल डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इंटरनेशनली, कि हम जाके UN सेक्रेटरी जनरल को कहें कि आपका जो दोहा में कॉन्फ्रेंस है, हमारा बंदा गया है, देखा है, बुरी हालत है, खुदा के लिए जल्दी समन करो। ये जो जर्मनी, नेदरलैंड्स और ये डेनमार्क के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी शायद दोहा में 20 मुल्कों का, अमीर मुल्कों का, उनको भी हमें कहना चाहिए इनको पैसे दें। सो इन दिस वे अगर हम एजेंसी इंपार्ट करें, मेरे ख्याल में इनको, और ये काफी राब्ते हुए भी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब से कल भी UN सेक्रेटरी जनरल की बातचीत हुई है, आज भी अमीर कतर से बात हुई है, वो जो शहजादे हैं सऊदी अरब के, उनसे भी बात हुई है। तो इस तरीके से उनके राब्ते तो काफी लोगों से हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ अमेरिका के उस पर हम वो पैसे पे क्या डिपेंड कर रहे हैं या नहीं, जबकि चाइना उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी देखना होगा कि चाइना उनको लगता है कि फाइनेंशियली भी काफी हेल्प आउट देगा। हाँ, लेकिन इमरान साहब आपकी तरफ मैं आने से पहले मैं कुछ सुनवाना भी चाह रही हूँ। जैसे हम DGISI के दौरे के हवाले से बात कर रहे थे, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इतनी तनकीद की इसमें बात नहीं है। बहुत सारे और भी चीफ्स ने और बहुत सारे सरबराहों ने पहले भी बात की है, राब्ते किए, उन्होंने कैसे डिफेंड किया, मैं आपको दिखा देती हूँ।
जनरल फैज वो पहले इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह नहीं है जिन्होंने काबुल का विजिट किया। ये पूरी दुनिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी एक वर्किंग पैटर्न है। जो इलाके हैं उनके साथ एक ताल्लुकात, उनकी सियासत को देखना। पाकिस्तान में हमारे बड़े गहरे असरात हैं जो कुछ अफगानिस्तान में होता है। और इसी तरह शेख रशीद साहब ने स्पेसिफिकली इंडियन पर्सपेक्टिव में जो इंडिया की तरफ से बड़ी तनकीद हो रही है, उनको तो मौका मिल गया है। वैसे तो हमें मज़ा ही आ रहा है जैसे उन्हें जलन हो रही है, लेकिन उन्होंने कैसे उसे रिस्पॉन्ड किया वो भी देख लीजिए। हमारे ज़िम्मेदारों ने ज़रूर उनसे टीटीपी की बात की होगी, ये नहीं हो सकता कि ना बात की हो, क्योंकि जब हमारी ये कमिटमेंट है कि यहाँ से उनके खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी तो उनकी भी ये कमिटमेंट है। जनरल फैज अगर काबुल गए हैं तो ही इज़ ए स्मार्ट मैन। इंडिया को क्या तकलीफ है, सुबह से लेके शाम तक वो जनरल फैज पे तबसरा कर रहे हैं। जी इमरान साहब, ये कल भी हमने थोड़ी इस पर बात की थी, ये बात अभी तक थमी नहीं है। देखिए इंडिया ही तो तकलीफ है। ये जो पूरी दुनिया में शोर हुआ है ना, ये अगर आप देखें तो इसके पीछे इंडियन जो लॉबी है वही है। उनको ये मरोड़ उठ रहे हैं कि जनाब ये जनरल फैज़ वहाँ चले गए हैं तो हमारी तो जो थोड़ी बहुत हो सकती थी वो भी ख़त्म हो गई। और दूसरी बात ये सबसे अहम कि अमेरिका के हवाले से आप देखें कि अमेरिका के लिए जब पाकिस्तानी कोशिश करें, जब तालिबान को राज़ी करें कि आप उनसे मुज़ाकरात करें, वो बड़े अच्छे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी और अपने फायदे के लिए उनसे बात करे और उनके फायदे के लिए बात करे तो फिर उनको मरोड़ उठते हैं कि जी पाकिस्तानी क्यों ऐसा कर रहे हैं। जनरल फैज जो हैं वो DGISI हैं, पाकिस्तान की जो सबसे बेहतरीन आपकी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो उसके सरबराह हैं। अब उन्होंने ये सारी स्ट्रेटजी और ये चीज़ें ना सिर्फ वो इसमें इन्वॉल्व हैं, बल्कि मैंने जैसे कल भी कहा था कि वो इस वक्त पाकिस्तान के मोस्ट जो इस हवाले से कॉम्पिटेंट या मोस्ट कंसर्न पर्सन है वो जनरल फैज है। बिल्कुल ठीक। वो इसीलिए वहाँ पे गए हैं, उनके तालिबान के साथ जो तालिबान को उन पे जो इतमाद है वो सारी चीज़ें, और वो उसको आगे अभी हाल ही में देखिए ना जो क्वेटा में अफसोसनाक वाकया पेश आया है, कल हमारे 4 एहलकार शहीद हुए हैं। वो असल में देखें क्या है ये, मैं जैसे पहले कह रहा था कि इंडिया और इसराइल, इनकी जो रा और मोसाद हैं उनको ये प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि अब किसी तरह से भी पाकिस्तान को परेशान किया जाए, और पाकिस्तान वहाँ देखें ना उन दोनों की सुबकी हुई है। और इंडिया के तो आप देखें अगर इंडियन मीडिया उस तरह से दिखा नहीं रहा जितना वहां पे उन पे तनकीद हो रही है, और सारी अपोजिशन जो है मोदी को लान तान कर रही है। और वहां पे सिविल सोसाइटी इवन मोदी के खिलाफ जो है इस पे बड़ा लान तान कर रही है कि आपने मुल्क के जो हजारों डॉलर थे, लाखों करोड़ों डॉलर थे वो लुटा दिए और उसके बदले में आपको मिला क्या, ठेंगा। लिहाजा जिन्होंने पॉलिसीज बनाई है उनको अब तनकीद ही सुननी पड़ रही है। और तनकीद लेकिन सुन लें, फवाद चौधरी और शेख रशीद दोनों ने जो बात की है बिल्कुल ठीक की है। ठीक है, ये पहली दफा नहीं है, पहले भी जाते रहे हैं और जाना चाहिए। और शेख रशीद साहब ने ये जो कहा है वो भी ठीक कहा। वो असल में बात वही है ना कि DGISI जाते हैं तो फिर उनके तकलीफ तो होती है, लेकिन तनकीद जहां पर मोदी पर हो रही है वहीं पर ज़ाहिर है अमेरिकन सदर भी इस वक्त शदीद तनकीद की जद में है कि जिस तरह से इनखला हुआ है, लोगों का मानना है आपकी जो है वो भी तनकीद कर रही है और मीडिया पर भी नज़र आ रही है कि जनाब जिस तरीके से ये इनखला किया गया ये बहुत ही एम्बैरसिंग सिचुएशन हुई है अमेरिका के लिए और हमने कुछ हासिल नहीं किया। इस वक्त हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा साजिद तारड़ साहब अमेरिका से मौजूद हैं, उनसे ज़रा वहाँ के हालात और पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे अमेरिका सारी सिचुएशन को देख रहा है और किस तरह से पाकिस्तान के भी किरदार को देख रहा है। बहुत शुक्रिया आपका साजिद तारड़ साहब, वेलकम कहते हैं आपको शो पर, एक दफ़ा फिर से आपने हमें ज्वाइन किया आज। ये फरमाइएगा साजिद तारड़ साहब सबसे पहले तो कि क्या आपको नज़र आ रहा है कि इन सर्कमस्टांसेस में जो बाइडन साहब के लिए अब मज़ीद मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं, तनकीद तो हो रही है हम देख रहे हैं, लेकिन ये तनकीद कहाँ तक जा सकती है? देखिए आजकल जो हालात अमेरिका में है, एक तो डेमोक्रेसी इन डिक्लाइन है क्योंकि इसमें कोई रिफॉर्म नहीं की गई बड़े अरसे से। और इस वक्त बाइडन साहब हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन को समझा जा रहा है ये बराक ओबामा की 3rd टर्म है, क्योंकि सारे सेक्रेटरीज जो उनकी कैबिनेट में है सारे एडवाइजर थे ओबामा पीरियड में, और ओबामा साहब की फॉरेन पॉलिसी को चाइना और रशिया बड़े अच्छे तरीके से टेस्ट कर चुका था उस दौर में, और बिल्कुल उसी के रिजल्ट आ रहे हैं बाहर। अब यहाँ पे हालात इंटरनल ये है कि हर अमेरिकन मायूस है, शर्मिंदा है, और इसमें सबसे ज्यादा जो कुछ हुआ काबुल में, इसमें सबसे ज्यादा जो लूजर है वो अमेरिकन टैक्स पेयर है,
मैं कहता हूं 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा फ्रॉड, ब्यूरोक्रेटिक फ्रॉड कर लें आप। जिस तरीके से हमारी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, जिस तरीके से उन्होंने $3 ट्रिलियन को जिस तरीके से लूटा है पिछले, ना सिर्फ काबुल में बल्कि इराक में और लीबिया में, तो उसमें टैक्स पेयर इस वक्त उनमें मायूसी है, शर्मिंदगी है कि हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब बात करते हैं बाइडन साहब को। बाइडन साहब के आसपास जो घेरा है वो एक तो एस्टेब्लिशमेंट का है, क्योंकि खुद एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, 50 साल से सियासत में है। दूसरा, इस वक्त लिबरल मीडिया जो है वो उनको बिल्कुल बचाने की ट्राई में है। अमेरिका में शुक्र किया गया है कि तूफान आया है, और इस वक्त आज मैंने सुबह जब CNN खोला, CNN.com पे एक भी खबर अफगानिस्तान की नहीं है। अच्छा, टोटल सिर्फ कोविड की है और तूफान की। CNN के जो एंकर है उन्होंने हर एक दरख्त जो गिरा है उसके जहां की कवरेज की, और इस वक्त सिर्फ CNN कवर कर रहा है रिपब्लिकन स्टेट्स में कोविड के जो उनको कवर कर रहे हैं, उनको शर्मिंदा कर रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान को अब करना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस वक्त वॉशिंगटन DC में क्या चेमगोइयां हो रही हैं, क्या प्लानिंग हो रही, वहां से इनखला हो गया। लेकिन ये चाहते हैं कि उस वैक्यूम को जो चाइना और रशिया फिल करेंगे वहां भी हम अपना किरदार रखें, वहां भी उसमें भी बीटिंग दें। अब उस तरीके से अमेरिका हमेशा कम्युनिकेट करता है अपने एलाइज के जरिए, अपने बच्चों के जरिए। बच्चे कौन है? वो फ्रांस है, वो जर्मनी है, वो इंग्लैंड है। अब आप देखेंगे कि पहली फेज में तो चाइना और रशिया इसको रिकॉग्नाइज करेगा, और उसके पीछे जो वेस्टर्न होंगे उनमें फ्रांस और आपका जर्मनी और इंग्लैंड करेगा, और उसके बाद इस वक्त वॉशिंगटन DC भी पर तोड़ रहा है कि किस तरीके से कर लेगा रिकॉग्नाइज तालिबान को, जाके मिलकर काम करे, रिकॉग्नाइज करे। अच्छा, तो साजिद साहब ये बताइएगा कि क्या आप इम्पीचमेंट की तरफ जाएंगे सदर जो बाइडेन की? नहीं, एक तो इम्पीचमेंट पॉसिबल नहीं है। मिच मैकोनेल इस वक्त जो हमारे रिपब्लिकन लीडर हैं, उन्होंने अगले दिन ये कहा है कि हम इम्पीचमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों हाउसेज में मेजॉरिटी डेमोक्रेट की है। और एक तबका ये भी यहां समझता है कि अगर बाइडेन साहब को इम्पीच किया जाए तो उसके बाद कैमला हैरिस आएगी, और कैमला हैरिस उनसे भी ज्यादा ना तजर्बाकार और इमेच्योर हैं। आप ये देखें कि इस वक्त सारी वेस्टर्न जो सुपर पावर्स हैं, चीजें हैं, वो सारे अफगान खवातीन के ऊपर बयान दे रहे हैं। लेकिन कैमला हैरिस बीइंग एन फीमेल अभी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं दी उन्होंने अफगान खवातीन के हक में। तो इस वक्त लोग ये जी, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उनसे रिजाइन का मुतालबा भी नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल ये ऐसे ही चलेगा। लेकिन 2022 के मिड टर्म इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं, और उसमें ये लिखा जा चुका है कि दोनों हाउसेज में एक हाउस जो है उसमें रिपब्लिकन आएंगे। और 2024 में यहां मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन साहब का प्लान नहीं है दोबारा इलेक्शन लड़ने का। कैमला हैरिस आगे आएंगी, लेकिन शी विल बी इजीली डिफीटेड आइदर बाय डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन। यानी आते के साथ ही उन्हें काफी ज्यादा मकबूलियत उनकी नीचे गई है। तार साहब, आप साथ ही रहिएगा, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से वापस कर कुछ इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट एलाय था पाकिस्तान अमेरिका का जंग में, लेकिन जब इनखला किया तो पाकिस्तान से बात तक ना की। ये सारी पॉलिसी अमेरिका को यहाँ तक लेके गई है, क्या आप समझते हैं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिका से साजिद तारड़ साहब रिपब्लिकन रहनुमा हमारे साथ हैं, और हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो अफगानिस्तान की सूरत हाल उसमें अमेरिका क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। तारड़ साहब, ये फरमाइएगा, जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले ये सवाल छोड़ा था आपके लिए, पाकिस्तान से कोई मशवरा नहीं किया? मशवरा तो दूर की बात है, एक फ़ोन कॉल की जहमत नहीं की, जिस पर यहाँ पाकिस्तान में भी बड़ी डिस्कशन हुई है कि जो बाइडन ने कॉल तक नहीं की, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात नहीं की। इतना एलाय आप करीब रहे हैं पूरी ये टेररिज्म की वॉर में, और उसके बाद जाते हुए आपने आराम से बोरिया बिस्तर समेटा और ये जा वो जा। ऐसा क्यों किया गया आपके ख्याल से, और इस पर किस तरह से बाकी लोग रिएक्ट कर रहे हैं? इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेरिका के हालात एक मर्दे बीमार की तरह हैं। जिस तरह प्रेसिडेंट साहब बीमार नजर आते हैं, बिल्कुल अमेरिका के इंटरनल भी यही हालात हैं। अमेरिका के अंदर उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है, फॉरेन पॉलिसी उनके रडार पे नहीं है, उनके टेबल पर नहीं है। आप पाकिस्तान की बात करते हैं, जब बिगेस्ट एलाइज जर्मनी के चांसलर की कॉल नहीं ले रहे थे, और यहाँ पे सख्त तनकीद की जा रही है कि अपने एलाइज खासकर यूरोपियन 48 घंटे प्रेसिडेंट साहब ने उनको कॉल नहीं की। इनके अपनी मैनेजमेंट और अपने इनके ये तरीकाकार है। और जिस तरीके से कौम को बताते रहे कि 3 लाख हमारे ट्रेन फौजी हैं, हमने असला दिया है, ये किया है,
वो किया। रात के अंधेरे में जिस तरीके से इनखला किया गया, जिस तरीके से CIA के चीफ जाके वहां अपने घंटों और मिनटों के लिए एक्सटेंशन के लिए मिन्नतें करते रहे, इट्स सच अ डिस्ग्रेस टू द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। और उस पे अब ये देखें, अगले दिन जो इस वक्त वजीर दफा है इंग्लैंड के, जो इनके खास एलाय हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम अमेरिका के साथ सुपर पावर वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे ये देखें कितने गुडविल को इनको शॉक हुआ है। अब ताइवान में किस मुंह से जाएंगे, हांगकांग को किस मुंह से डिफेंड करेंगे, यानी सबके साथ यही रहा है। तारिक साहब साथ रहिएगा, मैं जरा हिलाली साहब को यहाँ पे इंक्लूड करूंगी। हिलाली साहब, आपको लगता है कि अमेरिका, जैसे कि तारिक साहब कह रहे हैं कि रिकग्नाइज कर लेगा इवेंचुअली तालिबान गवर्नमेंट को, तो क्या फिर वो तालिबान की डायरेक्टली मदद करेगा, स्पेशली दाइश के अगेंस्ट कार्रवाइयों में, जिसका इंडिया भी दिया जा चुका है, क्योंकि वो तो उनका भी दुश्मन है ना, उसके खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, तो उनके साथ मदद करेगा क्या अमेरिका? मेरे ख्याल में रिकग्निशन आ जाएगी अगर एक शर्त पे कि उन्होंने जो शर्तें लिखवाए हैं औरतों और लड़कियों के बारे में, उनके राइट्स, ह्यूमन राइट्स, और अगर तालिबान को ज़रूरत से ज़्यादा अपनी ये नहीं दिखाएं वलवला और जोश मज़हब के लिए, तो शायद मेरे ख्याल में ये रिकग्नाइज कर लेंगे। मगर मेरे ख्याल में इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अफ़गानिस्तान आज़ाद हो गया है, अमेरिका चले गई है, वो वापस कभी नहीं आएगी और उसको कभी आने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। तो अब मेरे ख्याल में हमें सोचना चाहिए कि अफ़गानिस्तान को कैसे बचाएं, इसलिए कि हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, अगर अफ़गानिस्तान इस तरीके से चला 90% बिलो द पॉवर्टी लाइन, केओस, तो माय गॉड 5 लाख रेफ्यूजीज तो अभी चल रहे हैं, अभी तैयार हो रहे हैं आने के लिए। 5 लाख तो कुछ नहीं है। ठीक है, जब अगर ये चीज ये तो फिलहाल उनको रेस्क्यू करना बिल्कुल ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इमरान साहब आप समझते हैं, ठीक है, अभी से इमरान साहब आप समझ रहे, पाकिस्तान के पीस का जो किरदार है उसको तो बहरहाल सारी दुनिया को मानना पड़ेगा, और अब हमें उसकी जो वाइब्स हैं वो आना शुरू हो गई हैं कि पहले हमें डू मोर जो कहा जाता था, पाकिस्तान के जो पीस के लिए किरदार है उसको सराहा जाने लगा है। देखिए ये बात ठीक है, पाकिस्तानी किरदार जो है पूरी दुनिया को पहले भी पता था, और आज आप देखें UAE के जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन ज़ायद, उनकी भी और अमीर कतर की भी, और सब जो लीडर हैं वो उनकी बात हो रही है, इमरान खान साहब से रब्ता हो रहा है। मैं समझता हूँ कि अमेरिका जो है, जिस तरह तारिक साहब कह रहे थे, वापस वहाँ पे आएगा अपने बलूंगरों के जरिए से, वहाँ पे जो है अपनी प्रेजेंस रखेगा। हाँ जी, प्रेजेंस रखेगा। और वो सिर्फ ये, क्योंकि वो बिल्कुल अफगानिस्तान को किसी तौर भी चीन और रूस के हवाले नहीं करना चाहेगा, लेकिन अब वो उस तरह से नहीं वापस आएगा कि आगे अटैक करे और करे, और इसमें उसे फिर पाकिस्तान की जरूरत होगी, क्योंकि वो अगर वहां पे कोई उनकी मदद करना चाहता है, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट्स लाना चाहता है, भले वो यूरोप को इन्वॉल्व करे, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऐसी है कि पाकिस्तान को बिल्कुल इग्नोर कर नहीं सकता। अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो किस तरह से ऐसे हालात पैदा करे कि जिससे अफगानिस्तान का भी फायदा हो और खुद पाकिस्तान के लिए भी उसमें फायदा हो, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। मैं साजिद तारिक साहब की तरफ लास्ट क्वेश्चन क्योंकि अफगान जो हैं इस वक्त पूरी दुनिया को चाहिए कि अगर वो वाकई चाहते हैं कि अफगान अमन रहे, दुनिया में अमन रहे, तो उनको जितने जल्दी हो सकता है वो उनकी मदद करके उनको सेटल किया जाए। ठीक है तारिक साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान ज़ाहिर है एक इम्पॉर्टेंट उसकी पोजीशन भी है, अफगानिस्तान की जो सिचुएशन इम्पॉर्टेंट है अमेरिका के लिए भी, तो अब आने वाले दिनों में क्या आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में कोई गर्मजोशी आएगी, या फिर अभी हम जो बाइडेन साहब के होते हुए इसी तरह समझें कि ये मामला ऐसे ही रहेगा? ये बिल्कुल आपने इसका खुद ही सवाल में जवाब भी दे दिया कि इसके हालात जो बाइडेन के साहब के पीरियड में ऐसे ही रहेंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में डेमोक्रेट पार्टी के आईज ऑन ईयर्स सारी इंडियन लॉबी है। इस वक्त बाइडेन साहब के स्पीच राइटर भी इंडियन मौजूद हैं और उनके सारी एडमिनिस्ट्रेशन में की पोजीशनें उनके पास हैं, बल्कि व्हाइट हाउस का जो मीडिया सेल है वो भी सारे इंडियन है। तो वो उनको बिल्कुल आने नहीं देंगे, आइसोलेशन में रखेंगे जब तक रिपब्लिकन नहीं कोई आगे आएगा जो चीजों को बैलेंस करेगा। यहां मैं थोड़ी सी एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि एक तो इस वक्त ये भी एक माइंडसेट है वॉशिंगटन डीसी में कि अब जंगें नहीं होगी, हम एम्बार्गो और सैंक्शंस के जरिए अपने टारगेट्स अचीव करेंगे। और दूसरा वो ये समझते हैं कि हमारी स्पेस के अंदर हमारी मोनोपोली होगी, हम ड्रोन्स और दूसरी चीजों के साथ करेंगे, ऑन ग्राउंड हम नहीं जाएंगे।
एक ठीक ये है, भी वक्त एक हमारा mindset खत्म हो है गया। मुस्लिम। ठीक है, तो अब एक नए तरीके से जो है वो जंगें लड़ी जाएंगी। साजिद तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे, पॉइंट ऑफ व्यू दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।